नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 103। दोस्तों आज की वीडियो में सेंचुरी लगने वाली है और आज हम सेक्शन 100 तक पहुंच जाएंगे। तो जब जब सेंचुरी लगती है तो लाइक तो कमेंट तो बनते ही हैं दोस्तों। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो पुराने व्यूअर हैं उनको तो पता ही है कि हमारी वीडियोस में क्या मिलता है। आज भी मैंने इस वीडियो को इस तरीके से फ्रेम किया है दोस्तों कि आपको कंफ्यूजन ना की बराबर हो इन सारी सेक्शंस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने समझाया था कि कब परमिट किया जाता है कि किसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई लैंग्वेज को, किसी स्टैट्यूट में लिखी हुई लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की परमिशन दी जा सकती है। अब इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स लिखे गए उनके आधार पर ये जानना कि जो फ्रेमर ऑफ द डॉक्यूमेंट है, अगर स्टैट्यूट की बात करें तो लेजिस्लेचर, और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, किसी दूसरे अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टीज, इनकी इंटेंशन क्या थी उस लैंग्वेज को लिखने के पीछे, ये होता है। तो पिछली वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होगी और आपका ज्ञानवर्धन काफी हुआ, क्योंकि पिछली वीडियो ऐसी है कि केवल और केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ही लागू नहीं होती, वो हर एक लॉ पर लागू होती है। उसी प्रकार आज भी दोस्तों आप मोटा रजिस्टर लेकर बैठ गए होंगे और आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट भी करेंगे। देखिए, जो इंडियन एविडेंस को लिखने वाले थे मिस्टर स्टीफन, उन्होंने ये कहा है इन सेक्शंस के बारे में। यही सेक्शंस पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 93 से लेकर 100 तक हुआ करती थी। इन सेक्शंस के बारे में मिस्टर स्टीफन साहब ने बोला है कि एक्चुअल में ये सेक्शंस लॉ ऑफ एविडेंस नहीं है, ये सेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ रूल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के इस लॉ ऑफ एविडेंस में रखना आवश्यक था, इसलिए हमने इन कुछ सेक्शंस को जो एक्चुअल में रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं उनको लॉ ऑफ एविडेंस में रखा है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस का मतलब यही है कि ये हमें तरीका बताएंगी कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में एम्बिग्यूटी आ जाती है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, या दूर किया ही नहीं जा सकता, या फिर दूर करने की परमिशन ही। तो आप लोगों को कुछ याद रह जाए और आंसर में भी आप अच्छे से कंटेंट लिख पाएं, तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि एम्बिग्यूटी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एम्बिग्यूटी का मतलब है कि किसी वर्ड से या तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पर वो लिखा गया, अगर मीनिंग निकल रहा है तो एक से अधिक मीनिंग निकल रहे हैं, देन कहेंगे कि यहां पर एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी को हिंदी में बोलेंगे अस्पष्टता, मीनिंग स्पष्ट नहीं है। तो ये दो प्रकार की है, कल की भी वीडियो में मैंने बताया था। एक एम्बिग्यूटी होती है पेटेंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष एम्बिग्यूटी। दूसरी होती है लेटेंट, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या अंतर्निहित या गुप्त एम्बिग्यूटी, गुप्त अस्पष्टता। अगर आपको याद रखना है, कंफ्यूजन ना हो कभी क्वेश्चन का आंसर देते समय, तो एक ट्रिक मैंने बताने की कोशिश करी है। कितनी आपको अच्छी लगती है मैं आपके कमेंट से जान पाऊंगा। पी फॉर पेटेंट, तो पी फॉर पढ़ने पर ही दिखाई दे जाने वाली अगर अस्पष्टता है तो वो पेटेंट एम्बिग्यूटी कहलाएगी। एल फॉर लेटेंट, इट मींस पढ़ने पर दिखाई नहीं दिया, पढ़ने पर कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दी, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पर। एल फॉर लेटेंट और एल फॉर लेटर, बाद में पढ़ने पर अगर पता चलता है कि एम्बिग्यूटी है, देन ऐसी एम्बिग्यूटी लेटेंट एम्बिग्यूटी होती है। और पेटेंट एम्बिग्यूटी मेक्स द डॉक्यूमेंट यूजलेस, एंड पेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए कोर्ट्स को परमिशन नहीं दी गई है, कोर्ट को अलाउ नहीं किया गया है। केवल और केवल लेटेंट एम्बिग्यूटी को ही रिमूव करने या उसको क्लियर करने के लिए अलाउ किया गया है। तो इसके लिए हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं
मैंने दो पार्ट में आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश की है, जिससे कि कंफ्यूजन ना के बराबर हो, या तो हो ही ना के बराबर हो, या बहुत कम हो। मैंने दो पार्ट किस तरीके से बांटे कि एक तरीके की एम्बिग्यूटी ऐसी, अब आप इसको पेटेंट और लेटेंट से मत जोड़ना, एक तरीके की एम्बिग्यूटी ऐसी जिसके लिए एविडेंस देना अलाउ ही नहीं किया जाएगा, नो एविडेंस इज अलाउड टू बी गिवन। और दूसरे प्रकार की एम्बिग्यूटी ऐसी कि उसको क्लियर करने के लिए, उसके मीनिंग को समझाने के लिए एविडेंस कैन बी गिवन, एविडेंस इज अलाउड टू बी गिवन। तो जब पहले बात कर लेते हैं कि नो एविडेंस इज अलाउड, तो कौन कौन सी कंडीशंस में एविडेंस देना अलाउ नहीं होगा, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। व्हेन द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट अब इसलिए बात करूंगा, स्टैट्यूट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सेक्शन चैप्टर नंबर 6 में है, और चैप्टर नंबर 6 कहां से शुरू होता है? सेक्शन 94 से लेकर शुरू होता है, 103 तक जाता है। और सेक्शन 94 एंड 95 को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। 94 में कहा है कि ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दो जब डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हो, उस रूप में जो सेक्शन 94 में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। सेक्शन 95 इसके आगे की सेक्शन है, वो कहती है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया है, तो अब कोई भी ओरल एग्रीमेंट, ओरल स्टेटमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा एविडेंस में। पहले कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंट्राडिक्ट करने के लिए, वेरी करने के लिए, उनमें कुछ ऐड करने के लिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वाली सेक्शंस कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब जब इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उनमें कुछ ना कुछ वर्ड में वेरी किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ वहां से घटाया जाएगा, जो कि परमिसिबल नहीं है एज पर सेक्शन 95। बट फिर भी कहीं ना कहीं छूट दी जानी जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्शंस लॉ का आभूषण होते हैं। अगर एक्सेप्शंस नहीं होंगे तो लॉ सुंदर नहीं लगेगा। तो कहां पर एविडेंस का देना अलाउ नहीं किया गया, तो उसके लिए दो सेक्शंस आपको देखनी है, बट उन दोनों सेक्शंस में लिखा क्या होगा? When language is extremely ambiguous, when language is extremely clear या plain, दोनों ही सिचुएशंस में जहां पर एम्बिग्यूटी इतनी ज्यादा है कि एक्सट्रीम लेवल की एम्बिग्यूटी है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज्यादा लेवल की, बड़े लेवल की एम्बिग्यूटी, मैंने साधारण शब्दों में बोल रहा हूं, और उसको दूर करने का मतलब है, दूर करने का मतलब कुछ तो वेरी करेंगे उसमें, या उसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कुछ भी किया इनमें से तो एक नया ही डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। और स्टीफन साहब ने अपने डाइजेस्ट में लिखा है कि कोर्ट को, और बहुत सारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी बोला गया है कि कोर्ट्स को अलाउ नहीं किया जा सकता कि पार्टीज के बीच में एक और नया कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दे। कोर्ट नहीं कर सकती ऐसी इंटरप्रिटेशन। एक्सट्रीमली एम्बिगुअस है अगर डॉक्यूमेंट, और एक्सट्रीमली क्लियर है अगर लैंग्वेज, तब भी इन दोनों ही सिचुएशन में एविडेंस नहीं दी जाएगी। अब एक्सट्रीमली एम्बिगुअस होने पर पहली सेक्शन 96 आपको पढ़नी पड़ेगी कि बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज ऐसी है कि उसकी एम्बिग्यूटी को दूर किया ही नहीं जा सकता, इस टाइप की एम्बिग्यूटी है, तो सेक्शन 96 कहती है कि अब एविडेंस नहीं दी जाएगी इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए। दूसरी तरफ सेक्शन 97 कहती है कि अगर लैंग्वेज स्टैट्यूट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, प्लेन है, एक ही मीनिंग निकलता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो भी इस लैंग्वेज में कुछ ऐड करने के लिए, वेरी करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती है, ओरल एविडेंस। यहां बात है कोई ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती। हालांकि जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे लॉ की, तो वहां पर ओरल एविडेंस की बात नहीं हुई, वहां पर लिखा है कि कोई भी एविडेंस नहीं दी जा सकती। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए कि यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं दी जा सकती, या केवल और केवल ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये दो सेक्शन, पहली सेक्शंस हैं एम्बिग्यूटी से रिलेटेड, कि जब एम्बिग्यूटी इस लेवल की है कि बिल्कुल एकदम पेटेंट एम्बिग्यूटी है,
पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से ही पता चलता है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है। और स्पेशली ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए कहीं कंसीडरेशन से रिलेटेड, अगर कंसीडरेशन अस्पष्ट है, कंसीडरेशन क्लियर नहीं है, तो आप मान लीजिए कि वो पेटेंट एम्बिग्यूटी है और फिर उसको रिमूव करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। अब वो डॉक्यूमेंट यूजलेस हो गया है, ये कहां पता चलेगा? सेक्शन 96 में। और जब लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, प्लेन है, मीनिंग एक ही निकलता है, तब भी परमिशन नहीं दी जाएगी कुछ और ओरल एविडेंस लाकर इसका मीनिंग चेंज करने के लिए। ये बात कहती है 97। तो दो सेक्शन है हमारे पास, जब लैंग्वेज इस तरीके की हो तो एविडेंस अलाउ नहीं की जाएगी। अब जो बाकी सेक्शंस बच गई हैं, इनके अंदर एविडेंस अलाउ की जा सकती है। सेक्शन 98 से शुरू करेंगे और 102 तक जाएंगे। अब मैंने 102 क्यों रख लिया, 103 तो नहीं रखा मैंने यहां पर। तो 103 सेविंग्स वाली सेक्शन है कि इन सारी बातों को होने के बावजूद भी कुछ सेविंग प्रोविजन रखे गए हैं, वो हम 103 में जाकर देखेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट है समझना इन सेक्शन को, जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेक्शन 96 में एंड 97 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इन सारी सेक्शंस को मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा 96 से लेकर, एग्जांपल वाइज जब हम समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं फिर जब लैंग्वेज से आपको पढ़ाऊंगा तो कहीं डाउट नहीं आएगा। अदरवाइज बिना कॉन्सेप्ट किए आप डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ने लग जाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 70% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूजन दूर करना मेरी ड्यूटी है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाना चाहिए। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है घोड़े को बेचने को लेकर। ए कहता है कि मेरे पास एक घोड़ा है, मैं इसे बी को बेचना चाहता हूं, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ए कहता है कि मैं बी को घोड़ा बेचूंगा, बी कहता है यस मैं ए के घोड़े को खरीदूंगा। लेकिन जब सेल कंसीडरेशन की बात आती है कि घोड़े का सेल कंसीडरेशन क्या रहेगा, तो उसमें लिख दिया गया कि 1 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज, दो कंसीडरेशन रख दिए गए एक ही घोड़े के। अब क्या इसके रिगार्डिंग एक ओरल एविडेंस दी जा सकती है ये प्रूव करने के लिए कि घोड़े का एक्चुअल कंसीडरेशन 1 लाख रुपीज था या 1,50,000 रुपीज था? क्या इस बात को क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है? देखिए, ये एम्बिग्यूटी ऐसी है जो पढ़ने पे ही कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी ये कह सकता है कि यार ये कौन सी बात हुई कि एक ही घोड़े को आप कह रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए में बेचूंगा और फिर साथ में ही कह रहे हो आप 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो कोर्ट को अलाउ नहीं किया गया कि आप ओरल एविडेंस ले आइए या इसकी इंटरप्रिटेशन कर लीजिए और आप डिसाइड कर लीजिए कि इस घोड़े का जो सेल कंसीडरेशन है वो 1 लाख रुपए है या 1,50,000 रुपीज है। क्योंकि ये इस तरीके की एम्बिग्यूटी है, इस तरीके की एम्बिग्यूटी जो देखते ही पढ़ते ही पी फॉर पेटेंट पढ़ते ही दिखाई दे रही है कि यह तो संदिग्ध है मामला, स्पष्ट मामला है। और स्पेशली सेल कंसीडरेशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी एग्रीमेंट। और अगर वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ही संदिग्ध पूर्ण हो गया तो फिर भैया उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि किसी को भी, दोनों पार्टीज में से किसी को भी, कि ओरल एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट या फिर ओरल एविडेंस लाकर आप प्रूव कर दें कि दोनों में से कौन सा कंसीडरेशन इस घोड़े का था, अलाउ नहीं किया जाएगा। ये था एग्जांपल 96 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जहां पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात हुई। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 97 का। तो आपको याद आना चाहिए कि ये भी एक्सट्रीम क्लियर लैंग्वेज है, प्लेन लैंग्वेज है, कोई दो मीनिंग नहीं निकलते हैं। ए सेल्स टू बी बाय डीड, ए ने अपनी एक लैंड बेची है बी को डीड बनाकर, और उस डीड में ये लिख दिया, ए ने लिखा है कि कौन सी लैंड बेचता हूं मैं, माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। इसने ए ने कहा कि मेरी एक संपदा है जो रामपुर में है और 100 बीघे का वो लैंड है, ये मैं बी को बेचता हूं।
अब आप पढ़ने के बाद बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई एम्बिगिटी है कि वो लैंड कितना है, एरिया कितना है, वो लैंड है कहां? ऐसी कहीं कोई एम्बिगिटी कुछ भी आपको यहां पर दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। इट मींस लैंग्वेज प्लेन है, लैंग्वेज क्लियर है। इसलिए यहां पर भी कोई इसमें फेरबदल करने के लिए कि ये रामपुर की लैंड नहीं थी, ये 100 बीघा नहीं थी, उसके लिए ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होगी, बल्कि कोई भी एविडेंस अलाउ इसके लिए नहीं होगी। अब मान लो यहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ए के पास रामपुर में ही दो लैंड थी 100-100 बीघे की, दो लैंड थी। अब लेकिन उसने अपने एग्रीमेंट में ये लिखा कि माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। लेकिन जब फैक्ट्स के साथ, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के साथ जब देखा गया तो पता चला कि भैया रामपुर में एक ही तो दो पार्सल हैं लैंड के और दोनों ही 100 बीघे के हैं। तो अब बी को कौन सा लैंड दिया जाए? ए कहता है मैंने तो ये बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था, बी को कहता है, बी को लगता है इसकी लोकेशन अच्छी लगती है, बी कहता है नहीं जी मेरा तो एग्रीमेंट इसे बेचने के लिए हुआ था। तो ये एम्बिग्यूटी है। बट एक्चुअल में जब इतना ही लिखा और एग्जिस्टिंग फैक्ट ये कहता है, एग्जिस्टिंग फैक्ट ये कहता है कि रामपुर में वह लैंड है, एक ही है और 100 ही बीघे है और कोई दूसरा पार्सल ऐसा है नहीं जो 100 बीघे का हो और एक का हो और रामपुर में हो। तो इट मींस कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो इसके लिए कोई एविडेंस अलाउ नहीं की जाएगी कि इसमें कोई चेंज कर लिया जाए। फैक्ट्स के साथ यहां जो स्टेटमेंट लिखा गया 97 वाला फैक्ट के साथ मैच करता होना चाहिए। दो कंडीशन है कि नंबर एक लैंग्वेज क्लियर हो, नंबर टू वो लैंग्वेज एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ मैच करती हो। अब मान लो लैंग्वेज तो प्लेन है, जैसे कि इसी सेक्शन 97 में लिखी गई थी, लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब एग्जिस्टिंग फैक्ट में आप इस लैंग्वेज को रख के देखते हैं तो फिर मीनिंग ही नहीं निकलता उसका, फिर वो लैंग्वेज फेल हो जाती है। एम्बिग्यूटी तो है लेकिन उस लेवल की नहीं है कि पेटेंट। तो इससे अगली सेक्शन 98 क्या कहती है? वो कहती है कि लैंग्वेज तो प्लेन है, जिस तरीके की 97 में बताया गया, आप अकेली लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं दिखेगी। लेकिन जब एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ आप उस लैंग्वेज को मैच करेंगे तब एम्बिग्यूटी आ जाएगी। जैसे कि साथ में क्या बोला उन्होंने कि अनमीनिंग विद एग्जिस्टिंग फैक्ट। इट मींस यहां पर आपको दो बातों को ध्यान देना है। एक बात ध्यान देनी है कि वो लैंग्वेज कैसी है और दूसरा ध्यान देना है कि एग्जिस्टिंग फैक्ट भी हैं कुछ और उनके साथ में लैंग्वेज का मीनिंग क्या निकलता है। तो लैंग्वेज तो प्लेन होनी चाहिए बट एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ में मिलाते हैं तो मीनिंग नहीं निकल पाता कोई उसका। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए ने अपनी एक हाउस को बेचा है, ए ने अपने एक घर को बेचा और उसके लिए एक एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ। और एग्रीमेंट में क्या लिखा? ए ने लिखा कि मैंने क्या बेचा है, माई हाउस एट कोलकाता। उसने लिखा कि मैंने अपने हाउस को जो कोलकाता में है मैं ए को बेचता हूं। अब आप इस लैंग्वेज को पढ़ने से बताइए कुछ आपको एम्बिग्यूटी यहां पर चमक रही है? अगर आप केवल और केवल इसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो यहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है। उसने कहा है कि मेरा घर है, यस ए का घर है, कहां पर है? कोलकाता में है। कोई दो सिटी नहीं लिखे कि मेरा घर कोलकाता में या फिर कहीं दूसरी जगह पर, ऐसा लिखा होता तो एम्बिग्यूटी हो जाती, जैसे कि सेल कंसीडरेशन के मामले में था घोड़े के में। बट यहां पर एक ही सिटी लिखा है। अब हमें इसको मैच करना पड़ेगा। लैंग्वेज प्लेन है तो अभी तक तो जा रहा है कहां? सेक्शन 97 में। इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ में भी देखना पड़ेगा, 97 के लिए भी और 98 के लिए भी। तो 97 में अगर एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ मैच कर गई ये लैंग्वेज तो सेक्शन 97 में चला जाएगा और इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, कोई एविडेंस देना अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन लैंग्वेज तो प्लेन है, आधा पार्ट तो आ गया सेक्शन 97 का, बट एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ मैच नहीं करता है। अब एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है वो हम देखें तो पाए कि ए का तो कोलकाता में कोई घर ही नहीं है। उसने क्या बोला था? माई हाउस एट
कोलकाता, वो घर में बेच रहा हूं। बट जब एग्जिस्टिंग फैक्ट देखे तो पता चला कि कोलकाता में तो इसका घर है ही नहीं। क्या इसका घर कहीं भी नहीं है? हाँ है ना, कोलकाता के बिल्कुल नियर बाई सिटी हावड़ा में घर है। एक का घर कहां पे है? बजाय कोलकाता के उसके नियर बाई सिटी हावड़ा में है। तो अब यहां पर एम्बिग्यूटी आ गई कि ए का घर तो है, ए ने घर बेचने के लिए एग्रीमेंट किया है, बट वो कहां है? हावड़ा में है बजाय कोलकाता के। तो अब इस बात को क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है कि हाँ, वो कोलकाता के घर की बजाय एक का घर जो हावड़ा में है इसको बेचने की बात हुई थी। ऐसे ओरल एग्रीमेंट को, ऐसी ओरल एविडेंस दी जा सकती है, ये बात कहती है सेक्शन 98। तो सेक्शन 97 एंड नेक्स्ट सेक्शन 98 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 97 में एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ लैंग्वेज मैच करती है, बट सेक्शन 98 में एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ सेक्शन वो लैंग्वेज मैच नहीं करती। बट क्योंकि लैंग्वेज मैच नहीं करती है और प्लेन है, बट लैंग्वेज एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ मैच नहीं करती, इसलिए परमिशन दी कि आप ओरल एग्रीमेंट देकर इस एम्बिग्यूटी को रिमूव कर देना, क्लियर कर देना कि हावड़ा वाले घर को ही बेचने की बात हुई थी या नहीं। बट 97 में कोई वो एविडेंस नहीं दी जा सकती। अब अगर मैं ये कहूं कि ए का घर हावड़ा में भी है और ए का घर कोलकाता में भी है, मैं थोड़ा सा एग्जिस्टिंग फैक्ट को चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमें यह चेक करना है कि लैंग्वेज प्लेन है और साथ में एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ मैच करती है या नहीं करती है। तो इस सिचुएशन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। एग्जिस्टिंग फैक्ट में जहां पर लिखा था नो हाउस इन कोलकाता, तो मैं कहता हूं कि यस, एक हाउस कोलकाता में है और हावड़ा में भी है। बट एग्रीमेंट में जो लिखा, उसने लिखा कि माई हाउस एट कोलकाता। तो क्या अब ये कह सकता है कि मैंने कोलकाता वाले हाउस को बेचने के लिए एग्रीमेंट नहीं किया था, मैंने तो हावड़ा वाले हाउस को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था, और इसके लिए ओरल एग्रीमेंट, वो ओरल स्टेटमेंट किसी का दे रहा है, वो अपना ओरल एग्रीमेंट शो करना चाह रहा है बी के साथ में। तो अब यहां पर लैंग्वेज क्लियर भी है और इस एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ मैच भी करती है। तो ये अब जो चेंज किया मैंने इस इलस्ट्रेशन में, सेक्शन 97 में चला जाएगा और 97 में जाते ही एविडेंस अलाउ नहीं होगा। तो 98 एंड 97 आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि लैंग्वेज इस तरीके से लिखी गई है कि एक से अधिक पर्सन या एक से अधिक थिंग्स पर एप्लीकेबल हो पा रही है, लेकिन जो इंटेंशन है लैंग्वेज की वो है कि एक पर ही एप्लीकेबल करना है। लेकिन लैंग्वेज इस तरीके से लिखी है कि आप इसी लैंग्वेज को एक से अधिक पर्सन या फिर एक से अधिक थिंग्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भी एम्बिग्यूटी आ गई, ये भी लेटेंट एम्बिग्यूटी है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं ओरल एग्रीमेंट देकर। किस तरीके से? एग्जांपल देखिए, लैंग्वेज क्या कहती है? ए ने एक ए कहता है, ए ने एक एग्रीमेंट किया बी के साथ में और उसमें ये लिखा कि मैं अपने व्हाइट हॉर्स को बी को बेचना चाहता हूं। उसमें लिखा है आई सेल माई व्हाइट हॉर्स। बहुत ध्यान से सुनने की बात है दोस्तों यहां पर। अगर आपने यहां पर इन वर्ड्स को पढ़ने में मिस्टेक कर दी तो आप समझ नहीं पाएंगे, आंसर गलत दे देंगे। माई व्हाइट हॉर्स, यहां पर देखिए माई व्हाइट हॉर्स का मतलब, जब आपने ये लैंग्वेज पढ़ी तो क्या प्राइमा फेसाई पढ़ने पर आपको कोई प्रॉब्लम चमकती है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चमकती। आपको लग रहा है कि ये लैंग्वेज प्लेन है। लेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि पढ़ने पर तुरंत नहीं दिखाई देती एम्बिग्यूटी, लेकिन बाद में जब फैक्ट्स में उतरेंगे तब जाकर एम्बिग्यूटी दिखाई देगी। तो जब प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट अगर एम्बिग्यूटी नहीं दिखाई देती है तो वो लेटेंट एम्बिग्यूटी है, और ऑन द फेस ऑफ इट अगर दिखाई देती है एम्बिग्यूटी तो वो लेटेंट है। पढ़ने से ही आपको लगा, प्राइमा पहली बार में पढ़ने से अगर लग गया, पढ़ने से ही लगा तो पेटेंट,
और लेटर ऑन स्टेज पर दिखा तो लेटेंट। तो यहां पर अभी तक कोई एम्बिग्यूटी नहीं दिख रही है। लेकिन जब एग्जिस्टिंग फैक्ट में हम जाते हैं, एक ही घुड़साल में जब बी गया वो व्हाइट घोड़ा लेने के लिए, तो वहां पर 2 व्हाइट घोड़े थे या 2 से अधिक व्हाइट घोड़े थे। अब बी ने जो उनमें से जो हेल्दी था उस पर हाथ रख दिया कि मैं तो ये व्हाइट लूंगा, तुमने बोला है कि मेरा व्हाइट घोड़ा बेचा है आपने मुझे, मैं तो इस व्हाइट घोड़े को लूंगा। ये कहता है कि नहीं, उसके लिए एग्रीमेंट नहीं किया था भैया, मैंने तो इधर वाले के लिए जो कमजोर सा है इसके लिए एग्रीमेंट किया था। अब दोनों में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्यों हो पाया? क्योंकि लैंग्वेज इस तरीके से लिखी थी कि एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ में वो कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी हो गई। अब फैक्ट कैसा है ध्यान देना, याद कैसे रखेंगे आप। सेक्शन 99 में 2 ही चीजें एक जैसी हैं, 2 ही हैं और एक जैसी है। 99 अर्थात यहां जो लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज इस पर भी एप्लीकेबल होती है, वही लैंग्वेज इस पर भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन मीन्ड फॉर ओनली वन। और अभिप्राय जो निकलता है वहां से, लैंग्वेज से ही अभिप्राय निकलना चाहिए कि है तो एक के लिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वो एक ये है या वो एक ये है। बट ये क्लियर है कि हाँ है एक के लिए ही। क्यों पता चल पा रहा है कि हाँ एक के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है एग्रीमेंट में? माई व्हाइट हॉर्स। हॉर्स इज प्लूरल और सिंगुलर, यहां पे सिंगुलर है। सिंगुलर है मतलब माई एक हॉर्स, माई एक सफेद घोड़ा मैं बेचना चाहूं। और अगर यहीं पर हॉर्सेस होता, माई व्हाइट हॉर्सेस, और उसके पास 2 हॉर्स थे या 2 से ज्यादा थे, तो अब क्या कहता बी कि सारे घोड़े मेरे हो गए। तो क्या ए को परमिट किया जा सकता था कि वो ओरल एग्रीमेंट लाकर ये प्रूव करे कि नहीं एक घोड़े को बेचने की बात हुई थी, हॉर्सेस लिखा है बट एक घोड़े को बेचने की बात हुई थी, तो परमिट नहीं किया जाएगा कि वो ओरल एग्रीमेंट या ओरल एविडेंस लाए और ये प्रूव करने की कोशिश करे कि वो सारे घोड़े नहीं थे सफेद, वो केवल एक घोड़ा था। नहीं भैया, लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन है, तो आपको इंटरप्रिटेशन या एविडेंस देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब एम्बिग्यूटी क्यों आई? क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर था, ये प्लूरल नहीं है, एक ही घोड़ा है बेचने वाले एग्रीमेंट में, बट एग्जिस्टेंस में 2 सफेद घोड़े हैं, इसलिए एम्बिग्यूटी आ गई। तो ऐसी एम्बिग्यूटी क्योंकि बाद में आई है तो लेटेंट है, लेटेंट को रिमूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस से। तो यहां पर कोई भी पार्टी लाकर ये प्रूव कर सकती है कि हम दोनों के बीच में जो व्हाइट घोड़ा था ये कौन सा था, उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। अब नेक्स्ट हम कहां तक आ गए? 99 तक। और 99 को आप इसी तरीके से याद रखिए कि 2 9 है बट एक खरीदना है, बट लैंग्वेज ऐसी है कि दोनों में से कोई सा खरीदा जा सकता है, या तो ये खरीदा जा सकता है या ये खरीदा जा सकता है, दोनों नहीं खरीदे जा सकते। हॉर्सेस नहीं है, दोनों होते तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब देखते हैं 100, नेक्स्ट सेक्शन है 100। तो 100 में एक और बात बढ़ रही है, यहां पर डबल जीरो है, यहां पर 2 सेट है, 2 सेट है सेट। लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स, अलग अलग फैक्ट्स के 2 सेट हैं, एक सेट ए एक सेट बी। सेट का मतलब समझ रहे हैं आप? सेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी ये जो सेट 1 है इसके अंदर भी एक से ज्यादा फैक्ट है, और जो सेट 2 है इसके अंदर भी एक से अधिक फैक्ट है। समझ गए? दो सेट बन गए। लेकिन लैंग्वेज जो लिखी है एग्रीमेंट में वो ऐसी है कि आधी लैंग्वेज तो इस सेट को सेटिस्फाई करती है और बची हुई लैंग्वेज इस सेट को सेटिस्फाई करती है, बट पूरी लैंग्वेज को, वो जो लैंग्वेज लिखी है वो कंप्लीटली किसी को सेटिस्फाई नहीं करती। कंप्लीटली देखें तो ना तो कंप्लीटली सेट 1 को प्रूव सेटिस्फाई करती है और ना ही कंप्लीटली सेट 2 को सेटिस्फाई करती है। कंप्लीटली का क्या मतलब? इसीलिए मैंने बताया कि सेट 1 में भी एक से ज्यादा फैक्ट हैं, सेट 2 में भी एक से ज्यादा फैक्ट हैं। तो जो लैंग्वेज लिखी है इस सेट के
एक फैक्ट को सेटिस्फाई करती है, और अगर इस पे ना जाए, इस पे जाए, तो इस सेट के दूसरे फैक्ट को सेटिस्फाई करती है। इस तरीके की लैंग्वेज लिखी है, तो इट मींस एम्बिग्यूटी आ गई। लेकिन एम्बिग्यूटी बाद में आई है, प्राइमा फेसाई नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है, तो पेटेंट नहीं हुई। लेटेंट है तो रिमूव की जा सकती है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये कहता है कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया एक लैंड बेचने के लिए। ए की लैंड है, बी को बेचना चाहता है, और उसमें इसका डिस्क्रिप्शन देते समय ए ने लिखा क्या लैंड के लिए, तो लिखा है माई लैंड, आई एग्री टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स, एक्स प्लेस, जैसे रामपुर था, मेरी लैंड है बट कहां है, एक्स प्लेस पर है, इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, वाई के अधिभोग में है, वाई का पोजेशन में है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दिया ए ने अपनी प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी को वो बी को बेचना चाहता है। अब यहां पर ध्यान देना, सेट होना चाहिए, लैंग्वेज है इसमें, इसमें भी एक से अधिक फैक्ट होने चाहिए, तभी सेक्शन 100 पिक्चर में आएगी। एक से अधिक, एक और दो जीरो है, तो एक से अधिक फैक्ट होने चाहिए। और अब ये जो लैंग्वेज है, ये दो सेट पर आधी आधी अप्लाई होनी चाहिए। तो दो सेट क्या होंगे, अब एग्जिस्टिंग फैक्ट आपको देखने हैं। एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि ए हैज लैंड एट एक्स, एक्स जगह पर ए की लैंड है, वो पहले आप ये दोबारा से आप ध्यान कर लीजिए। ए ने लिखा क्या है कि एक्स जगह पर जो लैंड है जो वाई के कब्जे में है, मैं उस लैंड को बेचना चाहता हूं। जगह वाई और कब्जा, सॉरी, जगह एक्स, कब्जा वाई का। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि जब एग्जिस्टिंग फैक्ट देखे गए तो ए के पास लैंड है एक्स प्लेस पर, लेकिन वो वाई के कब्जे में नहीं है, वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। तो ये लैंग्वेज क्या इस सेट पर एप्लीकेबल होती है पूरी? नहीं, इसमें से केवल आधा पार्ट ही सेटिस्फाई करता है, वाई वाला पार्ट इस लैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अब दूसरा फैक्ट देखा कि ए के पास एक और लैंड है, एक और लैंड है जो वाई के ही कब्जे में है, बट वो एक्स प्लेस पर नहीं है। पहला एक्स प्लेस पर थी बट वाई के पोजीशन में नहीं थी। अब दूसरी लैंड है, वाई के पोजीशन में तो है बट एक्स प्लेस पर नहीं। हमने क्या कहा था, दो सेट्स ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, एक सेट दूसरा सेट। इस सेट में भी एक से अधिक फैक्ट हैं, इस सेट में भी एक से अधिक फैक्ट हैं, तो ये है सेट नंबर 1। इसमें दो फैक्ट कौन से हैं कि लैंड एक्स प्लेस पर है और कब्जा वाई का नहीं है, फैक्ट नेगेटिव भी होता है। यहां पर कौन से सेट 2 में कौन से फैक्ट हैं, दो, कि पोजेशन तो वाई का है बट वो प्रॉपर्टी एक्स प्लेस पर नहीं है। अब वो जो सेंटेंस था, लैंग्वेज थी, आधी तो इस पर एप्लीकेबल होती है और आधी इस पर एप्लीकेबल होती है। कंप्लीटली ना तो इस पर एप्लीकेबल होती और ना ही कंप्लीटली इस पर एप्लीकेबल होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी सेक्शन 100 कहती है कि आप ओरल एविडेंस देकर इस बात को बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर जो लिखा गया कि माई लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, वो इस वाली लैंड के लिए था या इस वाली लैंड के लिए था, इसके लिए ओरल एग्रीमेंट लाकर प्रूव किया जा सकता है, ओरल एविडेंस अलाउ की जा सकती है। यहां तक कुछ कनेक्टेड सेक्शंस थी और ये आज हमारी सेंचुरी हो चुकी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 100 सेक्शन। मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है, रिपीट कर देता हूं फटाफट से। सेक्शन 96 एविडेंस अलाउड नहीं होगी, सेक्शन 97 एविडेंस अलाउड नहीं होगी। सेक्शन 96 में क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की एम्बिग्यूटी है, पेटेंट एम्बिग्यूटी है, पढ़ने पे ही एम्बिग्यूटी दिखाई देती है, अस्पष्टता दिखाई देती है। लेकिन 97 में क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें कोई एम्बिग्यूटी ही नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, प्लेन है, इसलिए अब उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए कोई ओरल एविडेंस अलाउ नहीं की जाएगी। 98 में कि लैंग्वेज तो प्लेन है बट एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ में जब उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो मीनिंग नहीं निकलता है,
तो ओरल एविडेंस देकर मीनिंग निकाल लीजिए, सेक्शन 98 कहती है। 99 दो चीजें हैं। लैंग्वेज ऐसी है कि लेनी तो एक है, अभिप्राय तो एक से है, बट अप्लाई दोनों पर हो रही है। 99 नहीं, अप्लाई दोनों पर हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप वो व्हाइट हॉर्स वाला ध्यान रखेंगे, ओरल एविडेंस देकर क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी एक का पर्पज था बेचने का, या किस पर ये लैंग्वेज अप्लाई करने का, कौन सी वाली पर क्योंकि दोनों पर एप्लीकेबल हो रही है। तो अब हमें क्लियर ये करना कि कौन सी वाली एक्चुअल में मीन्ट फॉर थी। 100 ले लीजिए, 1 सेट यानी एक ही टाइप के 2 सेट हैं। तो लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखी है कि आधी लैंग्वेज एक सेट पर एप्लीकेबल होती है, आधी लैंग्वेज दूसरी सेट पर एप्लीकेबल होती है। तो ओरल एविडेंस देकर आप क्लियर कर सकते हैं कि इस सेट के लिए कहा गया था ये, या इस सेट के लिए कहा गया था ये। है सेक्शन 96 से लेकर 100 तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको याद तो हो गए होंगे, समझ आ गई होंगी कहां पर एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ देखना है, कहां पर एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ देखना है। तो मेरे विचार से 96 और 97 के साथ एग्जिस्टिंग फैक्ट को मत देखिए, वहां से आगे एग्जिस्टिंग फैक्ट को देखना शुरू करेंगे, देन पता चलेगा कि वो पेटेंट है, लेटेंट है, रिमूव कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी ही होगी, इन्फॉर्मेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन भी कर दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं। सेक्शन 3 और रह जाती है, 101, 102 और 103। बहुत छोटी सी वीडियो में ही हम क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।